आप अपने इंडियन क्लासिकल और फ्यूजन के बारे में कुछ बतलाना चाहेंगे? हमने सुना है आपने इंडियन क्लासिकल को फ्यूजन के साथ मर्ज करके बहुत कामयाबी हासिल की, लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, तो आप उसके बारे में कुछ रोशनी डालना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है, पहले आपने जिक्र किया कि बेसिकली आई वुड लाइक टू इंटरप्रेट इट बाय सेइंग दैट दुनिया बदल रही है अभी अभी एंड यू नो नो टू टाइम्स इन हिस्ट्री आर गोइंग टू बी द सेम। अब जैसे कि आपने कहा कि बहुत ही होनहार कलाकार अभी भी पैदा हो रहे हैं जो बहुत ही काबिल और उनके ऊपर खुदा का एक अलग बरकत, हाँ, ब्लेसिंग्स, हाँ, there's always going to be, because you know why, because it is the same souls। मतलब किसी किसी का म्यूज़िक सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि ये जन्म का नहीं है, ये कहीं से लेके आए हैं, तो ऐसा महसूस होता है। बट यू नो द वर्ल्ड इज़ ओपनिंग अप अ लॉट। अभी का जो उठना बैठना है, अभी का जो रीति रिवाज है, सब बदल चुका है पहले से, एंड इट इज़ नॉट नेसेसरली अ बैड थिंग, सम ऑफ इट इज़ गुड ऑल्सो, because there is a higher level of education amongst people, there's high level of awareness amongst people, people are much more exposed to the world। True। पहले ज़माने में इवन हमारे बचपन में कोई अगर लंदन जाके आया तो बहुत बड़ी बात थी, अब तो हर दूसरा आर्टिस्ट भी जाके परफॉर्म कर रहा है, which I would say is a great thing। तो इसलिए कि जाके परफॉर्म कर रहे हैं तो वहाँ के लोगों से उठना बैठना, मिलना जुलना, वहाँ की जो रीति रिवाज है वो थोड़ा सा यहाँ पे आ ही जाएगा जी। और साथ साथ में वहाँ का म्यूज़िकल कल्चर भी आएगा जी। जब आपने फ्यूजन का जिक्र किया तो अब ये जो साज है सितार जी, इट इज़ इन इटसेल्फ अ फ्यूजन इंस्ट्रूमेंट। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे भारतवर्ष में वीणा बजाते थे, नॉर्थ इंडिया में था, और पर्शिया से सेतार आया। अमीर खुसरो साहब को हम लोग याद करते हैं, और उन्होंने ना ही सिर्फ सूफ़ी कवाली ऐसे जो कॉम्पोजिशंस है वो इंडियन मेन स्ट्रीम में अब्जॉर्ब हो गए, बट ऑल्सो इंस्ट्रूमेंट्स लाइक द सितार एंड द तबला फ्रॉम द पखावज एंड द वीणा। सो दिस इज़ द स्पिरिट एंड नेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स टू collide and fuse with other cultures, and it's like DNA। जैसे जेनेटिकली जब दो अलग एथनिसिटी के इंसान साथ में आते हैं, उनके जो नेक्स्ट जनरेशन होते हैं उनका जीन्स और स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो हमारे म्यूज़िकल जीन्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ। अभी मैंने एक एल्बम हाल ही में बनाया 2020 अपना पैंडेमिक के टाइम, जिसका नाम है अनबाउंडेड, थ्रू दिस कंपनी कॉल्ड सूफी स्कोर। उन लोगों ने काफ़ी मदद की, और उसमें वो एल्बम में जाकिर साहब खुद राज़ी हुए बजाने के लिए, एंड शंकर महादेवन जी है, एंड लॉट ऑफ ग्रैमी विनिंग आर्टिस्ट लाइक बेला फ्लेक, एंटोनियो सैंचेज, थाना एलेक्सा, माइकल लीग ऑफ स्नार्की पपी, एंड देन दे became friends of mine। जॉर्डन रूडेस was the amazing keyboard player। अब होता क्या है, मेरा भी आना जाना रहता है वेस्ट में, तो अभी आई एम इन्वॉल्व इन 2 projects currently। One is with the Snarky Puppy guitar player Mark Lettieri, the other is with Jordan Rudess, the Dream Theater keyboard player। जी। होता क्या है ना कि आप एक हद के बाद समझ जाते हैं कि चाहे राग हो, चाहे मोड हो, चाहे हारमोनी हो, चाहे गज़ल हो, आप संगीत के ज़रिए क्या करना चाहते हैं, संगीत के ज़रिए आपकी जो दिल की बात है वो कहना चाहते हैं। और आर्ट क्या है? आर्ट एक तलाश है कि आपके दिल के अंदर क्या है, उसको कितने तरह से हम बता सकते हैं, लेकिन बात जो है वो बातें, द इमोशंस आर वेरी कॉमन। एवरीबडी फील्स हैप्पी और एंग्री और सैड और यू नो जॉयफुल, यूफोरिक, डिप्रेस्ड। तो ये जो अलग अलग जो ह्यूमन इमोशंस है इसको हम इंटरप्रेट कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि ह्यूमन इमोशंस आर वेरी यूनिवर्सल, क्योंकि हर इंसान, दुनिया के हर इंसान कभी दुखी होता है, कभी खुश होता है, कभी गुस्से में आता है। सो आर्ट इज़ बेस्ड ऑन एन इंटरप्रिटेशन ऑफ दीज इमोशंस। तो आर्ट में अगर ओरिजिनलिटी ना रहे तो मैं किसी 20 साल पहले का इंसान का इमोशन क्यों सुनूं? उन्होंने जो बात कही है उसी चीज़ को कोई और क्यों दोहराए, ये मेरा पूछना है। जनरली
वेदर इट इज़ लाइव म्यूज़िक और इट इज़ रिकॉर्डेड म्यूज़िक, आप किसी और का म्यूज़िक बजा रहे हो। देखिए रागों का खासियत ये है कि चाहे सेम राग हो, सेम यमन हो, सेम भोपाली हो, सेम भैरवी हो, लेकिन हर एक आर्टिस्ट जो स्टेज पे बैठ के बजा रहे हैं उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं। रागों में ये इम्प्रोवाइजेशनल म्यूज़िक में ये फ्रीडम दिया गया है और उसका नेचर ही ऐसा है कि हर एक इंसान का, हर एक आर्टिस्ट का फ्रेजिंग अलग होता है, हर एक आर्टिस्ट का नज़ारा अलग होता है। तो इवन जैज़ इज़ द सेम वे। और इवन तो खासकर इन द टाइम ऑफ एआई, अभी जैसे एआई इज़ पुटिंग थिंग्स टुगेदर एनीवेज, मैं तो 30 सेकंड में एक गाना बना सकता हूँ। सुनो या ऐसे जो ऐप्स है, आप उसमें सिर्फ धुन गा दीजिए, बोल दीजिए कि मुझे ये जॉनरा में चाहिए, आपको 30 सेकंड में गाना मिल जाएगा। तो इन दैट टाइम, एंड इट इज़ प्रीटी गुड, तो in that time, and I think we should use these tools, and we should basically, I'm sorry to interrupt you, say AI is good for our generations because an AI is taking over more than human. आपकी सोच से ज़्यादा, ह्यूमन सोच से ज़्यादा AI काम करता है, कंप्यूटर आपके लिए सोच नहीं पाता है। सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट AI सोच नहीं पाता है। AI कैन ओनली पुट थिंग्स टुगेदर। सो यही मैं बोल रहा था कि सोच में ओरिजिनलिटी चाहिए। आप AI के दुनिया में आपको फ्लरिश करना है तो आपकी सोच में ओरिजिनलिटी होनी चाहिए। आप AI को जो कमांड दे रहे हो उसी में सारा चीज़ है, उसी में मैं AI को बता रहा हूँ, प्लीज़ मेक मी अ सॉन्ग which is in the R&B space. I want the riff to be in so and so tempo. I want the B part to have an orchestral section. I want the lyrics to be conveyed like this. I want इधर एक inflection. ये मेरा सोच है, ये AI का सोच नहीं है। AI is only able to execute. जैसे आप घर पे कोई आपके लिए खाना बना रहे, उनको इंस्ट्रक्शन देती है कि आप देखिए, आप बिरयानी बनाइए, चावल इतना देर पकना चाहिए, ये टाइम पे आपको ये ज़फ़रान वगैरह जो भी है डालना चाहिए, देयर इज़ अ टाइमिंग फॉर इट। सो दैट इज़ योर अंदाज, दैट इज़ योर सोच, वो सिर्फ एग्जीक्यूट कर रहे हैं। So you mean to say AI जो है वो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंटलिस्ट जो हैं उनकी ज़रूरत नहीं है, you just say what you want और वो AI बना देता है आपके लिए, right? But AI is still putting things together. अब देखिए, जैसे आपने बोला इंस्ट्रूमेंटलिस्ट की ज़रूरत नहीं है, वो बात नहीं है। आप AI के ज़रिए एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। जैसे स्ट्रक्चर बन गया, मान लीजिए गिटार नूडलिंग, वो AI कर देगा आपके लिए। बट अगर आपको आपके सॉन्ग में या आपके सोच में अगर दम है और आपको एक 8 बार का गिटार सोलो बजवाना है, तो AI से नहीं बजवा सकते, क्योंकि वो आपको मालूम पड़ेगा कि AI ने बजाया है। व्हेन यू ब्रिंग इन एन एक्चुअल प्लेयर, ये 8 बार में जो इट इज़ ऑल अबाउट ओरिजिनलिटी, बिकॉज एज आई सेड AI इज पुटिंग थिंग्स टुगेदर फ्रॉम थिंग्स विच हैव बीन सप्लाइड टू इट। जैसे AI आपके लिए चिट्ठी लिख के दे देगा, ज़बरदस्त चिट्ठी लिख के दे देगा। It will feel like little bit of that letter is written by Shakespeare, little bit of that letter is written by Bernard Shaw, maybe a little bit of that letter is written by Kaifi Azmi साहब जी, ऐसा लगेगा आपको जी। लेकिन that is not what art is about. Genuine art, that letter should or that story should feel like it's your story. अगर आप आर्टिस्ट हैं तो वो आपकी दिल की बात है जी। तो बेसिकली आप इस बात को एक्सेप्ट करते हैं और आप अग्री करते हैं इस बात पे कि AI इज़ डूइंग अ गुड जॉब। AI इज़ डूइंग अ गुड जॉब बिकॉज देखिए, पहले क्या होता था, पहले के ज़माने में मैं म्यूज़िक के फील्ड के बारे में बता रहा हूँ, हालांकि AI इज़ ऑल परवेसिव, AI इज़ देयर इन डिज़ाइन, आर्ट, एवरीथिंग। म्यूज़िक के फील्ड के बारे में मैं इतना बता सकता हूँ कि पहले के ज़माने में जो कंपोजर्स हुआ करते थे या जो म्यूज़िक डायरेक्टर्स हुआ करते थे, उनको ट्राई करना पड़ता था। उनको क्या, जैसे आप बोल रहे थे, एक ही टेक में गाना दिया जाता था, तो उसमें मान लीजिए कोई फ्लूट बजाने आए हैं, हाँ, तो उन्होंने कुछ फ्लूट का 8 बार बजाया या 4 बार बजाया, म्यूज़िक डायरेक्टर को अच्छा नहीं लगा, फिर वो बोलते थे कि अच्छा आप दोबारा बजाइए, उसके लिए सबको फिर वापस से जी। तो अभी काम करने का तरीका बदल चुका है। अभी क्या है, फॉर द म्यूज़िक डायरेक्टर टू टेक अ कॉल कि भाई ये सॉन्ग में ये फील अच्छा लगेगा, वो उनको पूरा करके देखने की ज़रूरत नहीं है। एंड देयर इज़ ऑलवेज ह्यूमन एरर, देयर वाज ऑलवेज ह्यूमन एरर। पहले के ज़माने में भी कंपोजर्स, म्यूज़िक डायरेक्टर्स,
हमेशा ऐसा थोड़ा सा इंडियंस इमोशनल लोग होते हैं ना, हम लोग बोलते हैं जी। तब था, अरे अरे मियाँ उस ज़माने में, ये जाकिर भाई भी बोल के गए, उस ज़माने में था, वो लोग सोचते थे एक ही बार में। ऐसा नहीं है, बहुत एरर भी होता था। बहुत बार ऐसा होता था कि कोई गाना निकला, बाहर आया, जमा नहीं। जी। हम तो सिर्फ उसी गाने का जिक्र करते हैं ना जो हिट हो गए। तो नेचुरली दे वर ग्रेट आर्ट, उनके जो True. कंपोजर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स थे, 100% वो काबिल लोग थे, वो सोच सकते थे, उनका विजन था। लेकिन वही सेम लोग कभी कभी चूक जाते थे, कभी कभी उनका निशाना लगता नहीं था। अभी एआई के टाइम में क्या है, दैट एरर इज रिड्यूस्ड, जस्ट लाइक व्हेन यू मेक कैलकुलेशंस ऑन अ स्प्रेडशीट, इसमें एरर का चांस काफ़ी कम है। ओके, बट आई वुड रियली लाइक टू आस्क यू वन थिंग। हम अपनी पर्सनल बात करते हैं, जी जैसे कोई पुराने गानों को लेकर रीमिक्स करते हैं तो हमें बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। जी क्यों हम अपनी पर्सनल बात कर रहे हैं? क्योंकि ऐसा लगता है उस ज़माने में इतनी जद्दोजहद कर इतने म्यूजिशियंस के साथ इतनी कंपोजिंग और इतनी देयर वाज सो मच ऑफ एफर्ट एंड हार्ड वर्क। बिल्कुल। आज के ज़माने में तरह नहीं है, एडिट किया, कॉपी पेस्ट कर लिया, किस्सा ख़त्म हो गया। उस वक्त हर एक म्यूजिशियन की इतने एफर्ट्स होते थे और वो सब 40-40, 50, 60, 100 म्यूजिशियंस बैठे हैं, एक से गलती होती थी फिर से पूरा जी, रीटेक होता था। जी उतनी मेहनत का किया हुआ काम आप आज के ज़माने में उसे रैप में तब्दील कर दें या उसमें अगर आप अपना रीमिक्स कर दें तो वो उसकी ओरिजिनलिटी निकल जाती है। आपको नहीं लगता इंडियन क्लासिकल की ओरिजिनलिटी कम होती जा रही है? अब देखिए, आपने जब ये शब्द का इस्तेमाल कर ही डाला, ओरिजिनलिटी, जी। अब बात इतनी सी है कि आई एम गोइंग टू बैक ट्रैक टू माई आंसर, द लास्ट आंसर, कि ह्यूमन इमोशन इज़ यूनिवर्सल। पूरे दुनिया में इंसान खुश होता है, दुखी होता है, कभी गुस्से में आता है। नाउ इट इज़ important that we keep the expression of that emotion original. ओके। नहीं तो अगर सदियों से एक ही तरीके से एक्सप्रेशन हो रहा है इमोशन की, जैसे नौशाद साहब के कॉम्पोजिशंस जी। या जैसे अपना मदन मोहन जी के जी। कॉम्पोजिशंस, उन्होंने उस ज़माने में वो उस टाइम का जो मिलियो था उस हिसाब से उन्होंने कुछ सोचा है। जी। उस इमोशन को आप ज़रूर री इंटरप्रेट कर सकते हैं। अगर आप री इंटरप्रेट कर रहे हैं तो उसमें द चांसेस आर दैट यू विल नॉट बी एबल टू रीच द ओरिजिनल इमोशन, बिकॉज आप वो महसूस कर ही नहीं सकते जो उन्होंने उस ज़माने में महसूस किया। वेरी ट्रू। तो इससे बेहतर है कि आप अभी अपना कुछ महसूस करें, आप अपना कुछ बोले। नहीं तो हम अभी के कोई कलाकार है, अभी के कोई कंपोज़र है, मैं अगर उनके कॉन्सर्ट में गया या उनका कोई कॉम्पोजिशन सुना, कोई रिकॉर्डेड म्यूजिक, आई वुड लव टू लिसन टू हिज इमोशंस और हर इमोशंस। मैं क्यों मदन मोहन जी का या नौशाद साहब का सुनूं? आई एम नॉट इवन गेटिंग इनटू भला बुरा, बिकॉज ट्रेंड्स चेंज, साउंड्स चेंज। अगर आपको अभी के साउंड में, जैसे आपने रैप का जिक्र किया, अगर हमको अभी के साउंड या अभी के ढांचे में कुछ चीज़ डालना है तो क्यों ना कॉम्पोजिशन भी ओरिजिनल हो, क्यों ना सोच भी ओरिजिनल हो। पुरबयान जी, हम आपसे एक और बात पूछना चाहेंगे। आपने जैसे फ्यूजन और क्लासिकल और वेस्टर्न म्यूजिशियंस के साथ, सबके साथ परफॉर्म किया, हमारे मरहूम जाकिर हुसैन साहब के साथ परफॉर्म किया, शंकर महादेवन जी के साथ परफॉर्म किया, और माशाल्लाह आप आगे यू आर इनटू टू मच ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी एज वेल। आपने गाना भी सीखा, आपने तबला भी सीखा, आपने सितार भी सीखा। अगर आपने सितार नहीं सीखा होता तो आप क्या करते? मैं शायद टेक्नोलॉजी में होता। Really? बिकॉज मेरे को मेरा टेक्नोलॉजी का जो शौक है, दैट इज़ बिकम मोर लिमिटेड टू हाउ आई कैन यूज़ टेक्नोलॉजी फॉर माई म्यूज़िक, इन म्यूज़िक प्रोडक्शन और जस्ट इन साउंड, क्वालिटी ऑफ साउंड। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी के ज़माने में हर एक अकूस्टिक इंस्ट्रूमेंट प्लेयर शुड रियली फोकस ऑन द काइंड ऑफ sound that they can get using the right kind of microphone, using the right kind of amplifier, using the right kind of reverb unit. But एक ज़माना था, मुझे याद है, मैं जब 12-13 साल का था तो मेरे पिताजी यूएस से टाइपराइटर लेके आए, अपना इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर। तो पहली बार पुराना टाइपराइटर घर पे था, बट वो इलेक्ट्रॉनिक कैनन का मुझे अभी तक याद है। तो आई टुक
मैं 2 दिन स्कूल नहीं गया टू फिगर आउट ऑल द फंक्शंस, बिकॉज उस जमाने में ये सोच भी नहीं सकते थे हम लोग कि एक डॉक्यूमेंट पूरा पहले टाइप कर देंगे फिर वो निकलेगा टाइप प्रिंट होके, क्योंकि अभी तो वी टेक दैट फॉर ग्रांटेड जी, कंप्यूटर के उसके बगैर तो चलता ही नहीं है। और बहुत मैं आपको बता रहा हूँ, जो लोग पुराने ख्यालात के हैं उन लोगों ने बहुत दिन तक प्रोटेस्ट किया कि नहीं भाई, हमें तो जर्नलिस्ट वगैरह कि हमें तो टाइपराइटर में ही अच्छा लगता है, हमारी जो दिमाग है वो टाइपराइटर के साथ ही ठीक से चलता है। लॉट ऑफ पीपल यूज्ड टू से मैं पेन हाथ में लेता हूँ तो ही मेरा दिमाग चलता है, पर अभी तो सब लोग कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं। अभी तो खैर टाइपिंग भी चला गया, अब डिक्टेशन। वेरी ट्रू, मैसेजेस भी डिक्टेशन पे जाते हैं। वेरी ट्रू। अच्छा, आप हमें एक चीज़ और बतलाइएगा, आपको क्लासिकल म्यूज़िक तो बहुत पसंद है, नो डाउट आप फ्यूजन भी करते हैं। आपने बॉलीवुड गानों में, रफ़ी साहब के गानों में कभी कोई एक्सपेरिमेंट किया या कुछ गाया या कुछ बजाया? देखिए, हमारे घर पे सब लोग, वी वर ऑल वेरी पार्शियल टू रफ़ी साहब। ओके। तो माय फर्स्ट इम्प्रेशंस ऑफ म्यूज़िक इटसेल्फ घर पे चलता था। मेरे ग्रैंडफादर चलाते थे एक्चुअली, सुबह रेडियो में चलता था, तो रफ़ी साहब के किसी स्टेशन में मान लीजिए रफ़ी साहब का गाना चल रहा है जी, उसके बाद गाना ख़त्म हो गया, किसी और का गाना चालू हुआ तो स्टेशन चेंज कर देते थे, दूसरा स्टेशन ढूंढते थे जहाँ पे रफ़ी साहब का गाना चल रहा है। ओहो। और मुझे अभी ये किस्सा भी याद है, मैं छोटा था एकदम, शायद कुछ 7-8 साल का था, तो मेरे पिताजी मुझे निखिल बैनर्जी साहब के वहाँ लेके गए जी, और बोले कि थोड़ा सा बजाओ कुछ उनके लिए। तो मैंने बजाया, एक आई प्लेड वन टेगोर सॉन्ग एंड देन आई प्लेड भैरवी थोड़ा सा राग। ओके। तो इन्होंने बोला कि अच्छा सुनो, सब अच्छा चल रहा है, हाथ वाथ, ही हैड अ लिटिल विजन प्रॉब्लम, तो एकदम आँख मेरे हाथ के नज़दीक आके हाथ फिंगर पोजीशन ही वांटेड, तो बोले इसको एक काम करो, 2-3 महीने बाद वापस लेके आओ, फिल्मी गाना बजवाओ इससे, और बोले मोहम्मद रफ़ी के जो एहसान तेरा है वो गाना, यमन के साथ साथ वो गाना सिखाओ। ही वाज अ वेरी प्रोग्रेसिव मैन। ओके। तो मैं वापस गया और उसका रियाज किया, क्योंकि पलकों के छाँव में रहने दो वह, ये जो जी, छोटी छोटी जो मुड़कियाँ हैं, हरकतें हैं, ये सितार में इसका अभ्यास हो जाएगा। तो उन्होंने ये बोला था कि ये तो रफ़ी साहब को हम लोग उस ज़माने में ऐसा मानते थे कि फिल्म के दुनिया में वैसे गायक थे ही नहीं, जिनके गले में फिरत जो थी, सारे क्लासिकल के मुड़की, हरकत, जितने भी सारे ऑर्नामेंट्स एंड गज़ल गायकी की जितनी भी। सो बचपन वी ग्रू अप लिसनिंग टू एहसान तेरा, या इवन वो मैं गाना सुनता था, कभी कभी कहीं कहीं, वो गाना है ना, कभी कभी ना कभी कहीं ना कहीं, मुझे बहुत पसंद आता था। क्या बात। हाँ, बचपन में सुनता था। तो ये सारे गाने, रफ़ी साहब के बहुत सारे गाने। आपने सितार में रफ़ी साहब के गाने बजाए हैं कभी? ये एहसान तेरा, एहसान, जब इंस्टाग्राम आया, और पहले पहले तो इंस्टाग्राम में इतना दिमाग में आया नहीं, तो फ़ोटो ही डालते थे। फिर मालूम पड़ा कि वीडियो डालने से लोग ज़्यादा देखते हैं, फिर मालूम पड़ा कि बॉलीवुड के गाने डालने से ज़्यादा देखते हैं लोग, तो एहसान तेरा बजाया और बहुत लोगों ने देखा। तो आप हमें सुनाएंगे आज? और अभी तो ऐसी हालत है कि आप गाने वाने बजाएं तो लोग देखते ही नहीं है, आप जोक बताएं तो लोग देखते हैं। आपने सही कहा, लोगों की सोच बदल गई। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड हैज़ टेकन अ डिफरेंट, इट्स गॉन टू अ डिफरेंट लेवल बेसिकली। आप एहसान तेरा होगा मुझ पर, अपने सितार पर अगर हमें बजाएं और हमारी आवाम को सुनाएं तो हमें बहुत खुशी होगी। और आप सितार लेकर भी आए हैं हमारे चैनल पे, बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ अगर आप सुना दें तो बहुत अच्छा लगेगा। जी ज़रूर, बहुत खुशी होगी हमें। थैंक यू सो मच। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर एक साज की एक जान होती है। एवरी इंस्ट्रूमेंट हैज़ इट्स ओन सोल। जैसे आप बोल रहे थे कि सितार सुनते ही अंदर एक कुछ ऐसा लगता है कि कोई निचोड़ रहा है। सही कहा। तो वैसे ही फ्लूट सुनते ही ऐसा लगता है कि एक स्पिरिचुअल एक स्पेस में, सारंगी में दुख दर्द बहुत ज़्यादा। तो वाह वाह, सितार में मुझे लगता है सितार का सोल जो है उसमें रोमांस बहुत है। एक इट्स अ वेरी इंटेंस रोमांटिक इंस्ट्रूमेंट। बेसिकली दीज स्ट्रिंग्स आर कनेक्टेड टू हार्ट, आपके दिल के साथ छिड़ जाते हैं।
वाह 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 वाह। अब आप कहिए इस ऐसे साज से, ऐसे तारों से दिल के तार ना छेड़े तो कैसे चलेगा। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बहुत शुक्रिया पुरबयान जी, आपने इतना खूबसूरत बजाया, बहुत अच्छा लगा। पुरबयान जी, आप इतना खूबसूरत बजा रहे थे, हमारा दिल नहीं चाह रहा था बंद करना, मगर आपके पास भी वक्त कम है। अब आप ये बतलाइए, आपकी लेगेसी को फॉरवर्ड लेकर कौन जा रहा है? कोई है आपकी फैमिली में? अब देखिए, आई फील हर एक कलाकार का फ़र्ज़ होता है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो जो चीज़ें महसूस की है, जो जो जिसको इंग्लिश में बोलते हैं विज़डम, क्योंकि नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन इज़, थैंक्स टू टेक्नोलॉजी, इज़ अवेलेबल नाउ ऑन इंटरनेट ऑल्सो। True. तो एक गुरु का ये फ़र्ज़ है कि जो उनकी रियलाइजेशंस है, जो उनकी एक्सपीरियंसेस है, उसको पास डाउन करे, ताकि नेक्स्ट जनरेशन को शायद वो सब विज़डम को कलेक्ट करने में कम टाइम लगे। तो मैं भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ। हमारा एक फाउंडेशन है, पुरबयान आर्ट आर्टिस्ट एंड म्यूज़िक फाउंडेशन, रन बाय मी एंड माय वाइफ। शी इज़ अ गज़ल सिंगर, गायत्री। Oh, wonderful. एंड वो भी गज़ल और क्लासिकल भी सीखा है, लेकिन गज़ल्स में ज़्यादा फोकस है। तो हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स में से कुछ लोग आज यहाँ पे मौजूद भी है। आप तो बुलाना मैं चाहेंगे चाह रहा उनको, था कि please? एक एक करके बुलाऊं, Please. तो एक एक आ जाए। मेघा, who came from Delhi ओह, to learn sitar from me, and क्या बात है। मेघा के बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं, एंड वन ऑफ दोज अचीवमेंट्स इज रिसेंटली शी इज प्लेड विद अ ग्रेट पॉप आर्टिस्ट Ed Sheeran Lovely. on his album. So And, nice to know about you. yeah. And then we have Shivang and him and his brother Abhishek. अभी unfortunately अभिषेक नहीं है, जी। क्योंकि अभिषेक भी काफ़ी बिजी हो चुका है। इन दोनों का ये बनारस में पंडित किशन महाराज जी के फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। ये क्या लोग बात है, बनारस से आए wonderful. हैं, मुंबई में Wonderful, रहते हैं। wonderful. मिश्रा ब्रदर्स करके इनका ग्रुप है। ये Okay, लोग lovely. बहुत सारे प्रोग्राम्स करते हैं। Okay, lovely. प्रणय है, प्रणय विश्वास, ये आया बैंगलोर से, ओह, और एक भी आया बैंगलोर से, ऋत्विक करके। जी जी जी। और ये सब हमारे परिवार के ही हो गए हैं, यहाँ पे ही रहते हैं आसपास में, मेरे घर के आसपास, बिकॉज आई रियली बिलीव इन गुरु शिष्य परंपरा। Wonderful. और मेरा ये हमेशा का विश्वास ये रहा है, जैसे जो बड़े गुरु लोग होते हैं, जी। जो बड़े कलाकार होते हैं, जैसे अपने फैमिली में विरासत में देके जाते हैं अपना जो भी जी। नॉलेज है या जो भी, वैसे सिर्फ खुद के बच्चे को नहीं देना चाहिए, बाकी लोगों के बच्चे को, बिकॉज इट शुड बी अ डेमोक्रेटिक वर्ल्ड। That's very nice. आई वुड ऑल्सो लाइक टू कॉल माई सन प्रथम, हु इज़ हियर। Okay, उसका lovely. निकनेम है lovely. रीजू। क्या बात है। लेकिन मैं यही बताना जीते रहो चाहूँगा कि बेटा, मैं खुश सच्ची में दिल से इन लोगों में फ़र्क नहीं करना चाहता हूँ, कभी भी वो भी। हमने और भी देखा, हाँ, वो इतनी देर से नज़र में सब भी नहीं बैठे आना हैं। चाहिए, सोच में भी नहीं आना चाहिए किसी के कि कोई अलग है, क्या क्योंकि बात है, मेरे दिल में ये है कि सब लोग अच्छा करें। क्या बात है। ये जो नेपोटिज्म का जो नारा पीटते हैं बाहर, जी, उन्हें आपसे आके मुलाकात करनी चाहिए। वेल यू नो, आई Seriously. हैव टू, एंड आई वांट टू से दिस बिकॉज ऐसा एक विश्वास, आई थिंक इट इज़ लाइक इंसेप्शन, हाँ, दिलाया जाता है जी कि हमारे ही परिवार में संगीत है, जी। और हम ही संगीत से, हमारा हक है, और आप लोग आओ, सेवा करते रहो, लेकिन हमारी जायदाद आगे है, बढ़ने we का हक own नहीं that. है। जी तो मुझे लगता है हमारे देश में और हमारे कल्चर में ये चीज़ सिर्फ, ना ही सिर्फ संगीत में, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में हर जगह ये ऐसा घुसा हुआ है ना, देयर इज दिस फेवरेटिज्म व्हिच इज किलिंग मेरिटोक्रेसी, एंड दैट इज द रीजन व्हाई मोस्ट ऑफ द, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आर्ट्स, बट मोस्ट ऑफ द बेस्ट इंडियन टैलेंट गोज अब्रॉड। ट्रू, क्योंकि वेरी वहाँ पे वो नहीं है, वहाँ पे डेमोक्रेटिक है, जिसके पास टैलेंट है। मैं यूएस में काफ़ी टाइम स्पेंड करता हूँ, अभी भी 2 महीना स्पेंड करके आया हूँ। यूएस में यू आर ओनली नोन फॉर योर वर्क। आपने अपनी काबिलियत से काम किया है, जी। किसी का मामा चाचा कोई फ़ोन करके बोल कुछ, नथिंग वर्क्स। They value your यू हैव टू एस्टैब्लिश योरसेल्फ। तो बस इन सब लोगों को गॉड ब्लेस देम ऑल, और Bless ये you लोग all. काम God करें, bless you. अपने मेहनत से काम करें और आगे बढ़े। लवली लवली, सो नाइस टू सी। माशाल्लाह, आप किसी में फ़र्क नहीं महसूस करते हैं, और उम्मीद करते हैं ये सब आपका नाम रोशन करें बहुत जल्द। और बहुत 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 शुक्रिया पुरबयान जी, आप आए, आप तशरीफ़ लाए, और आपने इतना खूबसूरत सितार बजाया और हमें आके अब्बा की धुन भी सुना दी।
and all the best for your pleasure future. and privilege was all mine. Thank you for having me on the show. And देखिए क्या है कि आप जिस फैमिली से ताल्लुक़ रखती है वो फैमिली का मैं इज़्ज़त तहे दिल से मतलब हमेशा शुक्रिया अदा भी करता हूँ, क्योंकि उन्हीं की वजह से, उन्हीं की सोच, उसी को लेके हम एआई है, हम उसी को इकट्ठा करके कुछ अपना करने की कोशिश कर रहे हैं और इज़्ज़त भी करते हैं. सो एंड रफ़ी साहब का तो खैर आई थिंक ही इज़ पार्ट ऑफ आवर कॉन्शियसनेस फ्रॉम बर्थ इटसेल्फ, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा घर के रेडियो में हमेशा जब वॉकमैन आया उसमें भी पापा वॉकमैन में कैसेट, वो वाइट HMV की कैसेट्स सुन के हम लोग बड़े हुए. So thank you for having me on the show and giving me this opportunity. नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया. Thanks a lot for coming. Thank you. Qurban ji, I would really like to give you a token of thanks. Thank you This so is- much. No. Thank you. This looks it's like a just very beautiful. My friend, she makes this from Luna. Tina Khan, she makes lovely scented candles. अरे वाह, my thanks, sincere thanks to you and to Tina जी. और ये इतना खूबसूरत है और आपके ड्रेस के साथ कलर कोऑर्डिनेटेड है और मेरे साथ भी. Thank you so much. Thank you very much. शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया. Thanks a lot. तो ये रहा आज का पॉडकास्ट हमारे बेहतरीन फ़नकार पुरबयान चटर्जी साहब के साथ. बहुत अच्छा लगा जिस तरह उन्होंने रफ़ी साहब के बारे में बात की, रईस ख़ान साहब के बारे में बात की, अपने सितार से उन्हें कितना लगाव है, अपने बारे में बतलाया कि वो एक सिर्फ सितार ही नहीं बजाते, वो एक वोकलिस्ट भी हैं, वो तबला भी बजाते हैं, उन्होंने तबला भी सीखा है, वोकल भी सीखे हैं और कितने बड़े बड़े उस्तादों से उन्हें सीखा है. मरहूम ज़ाकिर हुसैन साहब के साथ कितने परफॉर्मेंस किए, उनके साथ के उनके किस्से उन्होंने शेयर किए. शंकर महादेवन जी के साथ जो उन्होंने परफॉर्म किया उनके बारे में भी उन्होंने इतनी सारी बातें बतलाई. अब इसी तरह हम आपके सामने गपशप विद फिरदौस रफ़ी पर और भी बहुत से ऐसे फ़नकारों को और ऐसी किस्से कहानियों को लेकर आएंगे जो आपने सुनी भी होंगी, नहीं भी सुनी होंगी. शायद हमारे चैनल पर कुछ अलग तरीके से, अलग अंदाज से बयान करने से आप लोगों के दिल तक पहुँचे उनकी बात, कुछ ऐसी बातें जो शेयर करना चाहते हों. और हम आप सबके बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि आप इतना पसंद कर रहे हैं और इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं. हम फिर हाज़िर होंगे ऑन गपशप विद फिरदौस रफ़ी पे. स्टे ट्यून्ड. खुदा हाफिज़.